हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स अपन देखने वाले इस वीडियो में आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो आपका क्वेश्चन पेपर था, तो उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, संपूर्ण सॉल्यूशन का मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 46 प्रश्न थे आपके। ठीक है, पेपर में कितने प्रश्न थे? 46 प्रश्न। तो इस वीडियो में अपन टोटल 46 प्रश्नों के उत्तर जो है ना वो कवर करेंगे, और जो आपके अथवा वाला होता है ना प्रश्न, अथवा में भी उनके भी उत्तर अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स वाले स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो रहेगी, क्योंकि अपन इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है आंसर देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रश्न पत्र जो है वो भी आपका दोनों लैंग्वेज में था। ठीक है, तो देखिएगा सीधे अपन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। और प्यारे स्टूडेंट यार, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो ठीक है, और बेल का जो नोटिफिकेशन है ना उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और ये सॉल्यूशंस आपको जरूर एक बार जो है ना कवर करने हैं। हर एक प्रश्न को जो है आपको अच्छे से एक बार याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ईयरली एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न फर्स्ट है यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो इसमें आपको राइट आंसर जो है ना स वाला ऑप्शन करना था, 1942। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले सी वाला ऑप्शन करेंगे इसमें राइट है। देखो मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ है। ठीक है, 10वीं के अर्धवार्षिक के जो प्रश्न पत्र था उसका संपूर्ण सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो बेफिक्र रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, हर एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। देखो प्रश्न 2 देखते हैं, निम्न में से किसे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है। तो इसे जो है ना इसमें आप लोगों को ब वाला ऑप्शन करना है, कपास। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बी वाला ऑप्शन करेंगे, कॉटन। देखो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुलामगिरी जो पुस्तक थी इसके लेखक ज्योतिबा फूले थे। स वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है। ठीक है, ज्योतिबा फूले, सी वाला ऑप्शन। प्रश्न 4 था आपका, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो प्रश्न 4 में आपको द वाला ऑप्शन करना है, अनवीकरणीय। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। तो प्रश्न 5 जो है ना स्टूडेंट्स, उसका आंसर जो है ना आप लोग यहाँ पे द वाला ऑप्शन कर लो, 1973 में। ठीक है, डी वाला ऑप्शन 1973 में। ठीक है, तो ये आपको करना है। प्रश्न 6 देखना, हीराकुंड बांध बनाया गया। तो हीराकुंड बांध जो है ना कौन सी नदी पर बनाया गया वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, महानदी पर। ठीक है, ए वाला ऑप्शन महानदी। प्रश्न 7 देखना स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल कौन सी है यहाँ पे, तो इसमें ब वाला ऑप्शन कर लेना, जूट है। ठीक है, कौन सी है, जूट है यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम वाले बी वाला ऑप्शन करेंगे, जूट। ठीक है, प्रश्न 8 देखना स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 8 जो है ना उसका उत्तर जो है आपको द वाला ऑप्शन करना था, बेंगलुरु। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। तो इसमें जो है ना आपको राइट आंसर यहाँ पे ए वाला ऑप्शन कर लेना है, 16। लेकिन वर्तमान की बात करें तो ये संख्या बढ़ गई है, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका 16 ही यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, देखो 10वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो कितना प्रावधान है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको कर लेना है यहाँ पे स वाला ऑप्शन। ठीक है, कितना करोगे, कौन सा करोगे, स वाला ऑप्शन, 1/4। ठीक है, ये जो है ना आपको इसमें राइट कर लेना है। ठीक है, और अगला देखना, इसमें आपका स वाला 1/3 आना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है ना इसमें देखो हाँ 1/3 कर लेना एक बार। बाकी इसका कन्फ्यूजन है तो इसका कमेंट बॉक्स में राइट कर दिया जाएगा। ठीक है, बता दिया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों का हिस्सा है। तो प्रश्न क्रमांक 11वें में स्टूडेंट्स आपको ब वाला ऑप्शन का लेना है, 16.6%। राजनीतिक दल जो सरकार बनाता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो सत्ताधारी दल कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ब वाला ऑप्शन। देखो दुनिया के अधिकांश समाज रहे हैं, तो कैसे रहे हैं दुनिया के अधिकांश समाज। तो प्रश्न क्रमांक जो आपका 13वां है ना स्टूडेंट्स, तो 13वें में आपको यहाँ पे ब वाला ऑप्शन कर लेना है, पुरुष प्रधान रहे हैं। ठीक है, मेल डोमिनेटेड। 14वां प्रश्न देखना, यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है। तो ब वाला ऑप्शन कर लो, ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स में। ठीक है, बी वाला ऑप्शन ब्रुसेल्स में। प्रश्न 15वां है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो प्रश्न 15 में आपका द वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता स्थिति, औसत साक्षरता। तो यहाँ पे द वाला ऑप्शन हो जाएगा सभी, यानी ऑल। ठीक है, 16वां प्रश्न देखना, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो 16वें प्रश्न में आपको स वाला ऑप्शन कर लेना है, सेवा क्षेत्र है भैया। और ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो ना 17वें प्रश्न में आपको स वाला ऑप्शन करना है। ठीक है, 17वें प्रश्न में आपको सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बी वाला ऑप्शन।
प्रश्न 18वां है, भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, कब किया गया था? तो इसमें जो है ना को कर लेना है स्टूडेंट्स, कौन सा स वाला ऑप्शन कर लेना है 1986 में, ठीक है, सी वाला ऑप्शन 1986 में। अब अपन बात करते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की। देखिएगा कि 1930 में, ठीक है, ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है, और भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भारत के राज्य वनों में वनों का सर्वाधिक विस्तार, कृषि एक कैसी क्रिया है, कृषि तथा एक दूसरे से पृथक नहीं है, राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं अपन 19 से 24 तक, ठीक है, 1 से लेकर ये आपके यहाँ पे 18 तक प्रश्नों के उत्तर तो आप लोग देख सकते हो। ये मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप वाले तो कवर कर ही लिए ना, ठीक है। हाँ, 19वां प्रश्न देखना, इसमें क्या करोगे कि 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की, किसने की थी स्टूडेंट्स? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसमें आपको क्या कर लेना है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ना वो इस प्रश्न का राइट आंसर कर लेना है। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे कौन सा? 20वां प्रश्न कि भाप के इंजन का आविष्कार, ठीक है, भाप का जो इंजन है उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जाएगा जेम्स वॉट, ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा? जेम्स वॉट। और भारत के राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तार, यानी मध्य प्रदेश राज्य में जो है ना वनों का सर्वाधिक विस्तार है। सॉरी, देखो नेक्स्ट देखना, कृषि एक क्रिया है, कैसी क्रिया है? प्राथमिक यानी प्राइमरी। और इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेंगे यहाँ पे, देखो कोष्टक में दिया गया ना इंग्लिश में, जेम्स वॉट, मध्य प्रदेश, प्राइमरी। और कृषि तथा एक दूसरे से पृथक नहीं है यानी उद्योग, इसमें आएगा उद्योग यानी इंडस्ट्री। राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं, 3 हैं यानी 3 हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। अब अपन देखते हैं अपन आगे के प्रश्न, देखना अपना अगला प्रश्न कौन सा है? 25 का, ठीक है, यानी 25वां प्रश्न अति लघुरात्मक प्रश्न है, एक एक अंक के प्रश्न है, तो बहुत छोटे आंसर लिखने, अपने को ज़्यादा बड़े नहीं लिखने हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 25वां प्रश्न है इसमें, मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर, दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख सकते हो यहाँ पे। देखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा कि हाथ से छपाई की जगह मशीनी छपाई यानी मैकेनिकल प्रिंटिंग के आने से पुस्तकों का उत्पादन तेज और सस्ता हो गया, जिससे मुद्रण क्रांति कहते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना आंसर यहाँ पे नोट करेंगे कि विथ द एडवेंट, ठीक है, ऑफ मैकेनिकल प्रिंटिंग इन प्लेस ऑफ हैंड प्रिंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ द बुक बिकॉज फास्टर एंड चीपर, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर करना है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखना 26वां प्रश्न, शासन के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं वो बताइए। तो देखिएगा इसमें 3 घटक कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 3 घटक, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, लेजिस्लेटिव, ठीक है, एक्सिक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी, ठीक है, इस तरीके से। और अपना 27वां प्रश्न भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले भी देखें ना, इंग्लिश में प्रश्न टाइप नहीं किया है। देखो 27वां प्रश्न कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी? तो देखो इस प्रश्न का आंसर, ठीक है, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के रूप में आधुनिक भाजपा के संस्थापक, ठीक है, 1980 में। और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी माने जाते थे 1980 में, और ये है अभी फिलहाल के। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28वां, लोकतंत्र से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी? तो देखो यहाँ पे कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने शासकों का चुनाव स्वयं करती है, यानी जनता के लिए जनता द्वारा शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। यानी डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपुल, ठीक है, देमसेल्फ इलेक्ट देयर रूलर्स, ठीक है, और रूल ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स 29वां प्रश्न की मुद्रा के कोई 2 आधुनिक रूप लिखिए, ठीक है, राइट एनी 2 मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ये हो जाएंगे एक तो कागजी नोट और एक सिक्के, जो अभी आधुनिक यानी जो प्रेजेंट टाइम में जो मुद्रा के जो रूप हैं वो कौन कौन से? कागज एक नोट होता है अपना कागज का, सिक्के होते हैं, ठीक है, यानी पेपर नोट और कॉइन्स, ठीक है, ये आप लोग कर लीजिए। अगला देखना प्रश्न क्रमांक कौन सा है? 30वां प्रश्न, 30 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 13 नंबर का, कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन के 4 कारण लिखे, ठीक है। और पेरेंट यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपका देखो कोई टैक्स नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी जो है आपके ऊपर डिपेंड है, बाकी हम तो आपको देखो वीडियोज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। देखिएगा 30वां प्रश्न अपन देखते हैं, यहाँ पे 30वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। देखिएगा कि हाँ,
4 कारण बताने, तो छोटा आंसर है, मतलब 1 अंक का प्रश्न, तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है इसमें, सीधे आंसर लिखने कि काला बाजारी हो गया, मतलब पॉइंट लिख देने इसमें, मिलावट हो गई, कम वजन तोलना, वस्तुओं के बारे में सही जानकारी नहीं होना, इस तरीके से। और इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना ये कर लेंगे कि ठीक है कि ब्लैक मार्केटिंग हो गई, ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं अपना लघुत्तरात्मक प्रश्न है अब 31वां प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मर्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इस प्रश्न का आंसर अपन देखते हैं। देखो 31वां प्रश्न है, देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन में अमीर किसानों जैसे गुजरात के पाटीदार और यूपी के जाट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया क्योंकि वे उच्च लगान से परेशान थे। वहीं गरीब किसान भाड़ा यानी रेंट माफ़ करवाना चाहते थे। उन्होंने राजस्व देने से इनकार कर दिया और सरकारी कानूनों का विरोध किया। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ये वाला अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना और लिख लेना आराम से। नेक्स्ट प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, 32वां प्रश्न, भारत में मुद्रण से पहले की पांडुलिपियों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर अपन करते हैं यहाँ पे कि मुद्रण से पहले भारत में ताड़ के पत्तों का या हाथ से बने कागज पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। ये बहुत महंगी और नाजुक होती थी, इन्हें आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता था और इनका रख रखाव कठिन था, इसलिए इनका प्रसार सीमित था। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश में आंसर हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। बाकी नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। 33वां प्रश्न है अपना कि औद्योगिकरण है जिससे भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में क्या बदलाव आए वो बताइए। तो देखते हैं भैया इसका आंसर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, इसका उत्तर हो जाएगा औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन से मशीन निर्मित सस्ता कपड़ा भारत आने लगा, जिससे भारतीय बुनकरों का बाजार गिर गया। उन्हें कच्चा माल महंगा माल मिलने लगा और वे मशीन निर्मित कपड़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, जिससे हथकरघा उद्योग का पतन हुआ। ठीक है, और ये इंग्लिश का आंसर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट अपन प्रश्न देखते हैं अपना 34। ठीक है, देखिएगा कि भूमि निम्नीकरण को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर अपन लिखते हैं यहाँ पे। देखो, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, पशुचारण पर नियंत्रण रखना, रेतीली टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाना, खनन गतिविधियों पर नियंत्रण। ठीक है, और ये इंग्लिश में आंसर हो जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं 35वां प्रश्न अपना, जल संसाधन के प्रमुख स्रोतों को संक्षेप में बताओ। तो देखिएगा कौन कौन से हैं जल संसाधन स्रोत। तो ये हो जाएंगे धरातलीय जल पे क्या क्या है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब है। और भूमिगत जल में जैसे कुओं हो गया। ठीक है, नलकूप हो गए द्वारा निकाला जाने वाला जल, कुओं और नलकूपों द्वारा निकाला जाने वाला जल। और वर्षा जल जो कृषि और भूमिगत जल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत हैं। तो ये प्रमुख क्या है, जल स्रोत हैं। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर और रेन वाटर, इस तरीके से। सरफेस वाटर में आपके रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, कौन सा, 36वां प्रश्न, जीविका कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या लिखोगे कि यह कृषि छोटे भूमि के टुकड़ों पर की जाती है। इसमें पुराने औजारों जैसे लकड़ी का हल और परिवार के श्रम का उपयोग होता है। यह पूरी तरह से मानसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार का भरण पोषण करना होता है, न कि व्यापार करना। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में आंसर नोट करेंगे। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। देखिएगा अपना अगला प्रश्न क्या है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो। जो गठबंधन की सरकार होती है ना, उससे आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, ठीक है, कोलिट्यूशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर क्या लिखोगे। तो इसका आंसर जो ना ये लिखिए कि जब चुनाव में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, गठबंधन की सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। देखिएगा अपना 38वां प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष शासन से आप क्या समझते हो। ठीक है, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्युलर रूल। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर ये देखिएगा कि धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता, सभी नागरिकों को अपना धर्म मानने प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता होती है और कानून के समक्ष सभी धर्म समान होते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में ये आंसर नोट करेंगे। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स आपका कि नवीकरण व गैर नवीकरण साधनों में क्या अंतर है बताइए। तो देखिए बताते हैं भैया इसका उत्तर भी कि नवीकरण संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति में दोबारा बनते रहते हैं और कभी खत्म नहीं होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और गैर नवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और एक बार खत्म होने पर उन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोल, इस तरीके से।
अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा अपना अल्प बेरोजगारी व प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो देखिएगा इसका उत्तर दोनों कि अल्प बेरोजगारी यानी जब व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे अपनी क्षमता से कम काम मिलता है, ये क्या होती है अल्प बेरोजगारी। और प्रच्छन्न यानी जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं कि जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं, यदि कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में कोई असर नहीं पड़ता, मुख्यतः कृषि में। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। और इंग्लिश में ये आंसर आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा अपना 41वां प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र हेतु कृषि क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या लिखेंगे। इस प्रश्न का आंसर आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, कृषि है। यह ग्रामीण लोगों को रोजगार, भोजन और पशुओं के लिए चारा प्रदान करती है। साथ ही यह ग्रामीण उद्योगों के लिए, ठीक, उद्योगों के लिए क्या कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना इंग्लिश में आंसर ये नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है अपना 42 नंबर का। ठीक है, कि आधुनिक गतिविधियों में बैंकों की क्या भूमिका है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ से नोट डाउन करना कि बैंक लोगों की बचत जमा करते हैं और उस पर ब्याज देते हैं। वे ज़रूरतमंद लोगों और उद्योगों को ऋण यानी लोन उपलब्ध कराते हैं, जिससे निवेश बढ़ता है और देश का आर्थिक विकास होता है। ठीक है, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। देखना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, अपना कौन सा क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न है। ठीक है, 43वां प्रश्न है कि उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए। क्या लिखनी, उदारवादी जो राष्ट्रवाद है ना उसकी अपने को यहाँ पे विशेषता बतानी है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या करोगे आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखना। ठीक है, निबंधात्मक है तो 4 अंक का प्रश्न है तो थोड़ा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी उदारवादी राष्ट्रवाद व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी पर जोर देता था। सहमति की सरकार यानी कि यह निरंकुश शासकों और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति और एक संविधान तथा प्रतिनिधि सरकार के पक्ष में था। आर्थिक उदारवाद यानी यह बाजारों की मुक्ति और वस्तुओं व पूंजी के आवागमन पर लगे राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने का समर्थक था। निजी संपत्ति यानी यह निजी संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार की वकालत करता था। और इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में आंसर। अब इसके अथवा का भी देखते हैं अपन, जो इसके और में है ना अथवा में, इसके अथवा में क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद में सहायक, ठीक है, प्रमुख कारकों को स्पष्ट करो। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर। तो देखिएगा ये रहा हो जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति, पहले तो क्या था कारक, पहला कारक था फ्रांसीसी क्रांति यानी इसने संप्रभुता को राजतंत्र से निकालकर नागरिकों के समूह में हस्तांतरित किया। फिर रोमानियत, ठीक है, भाषा, लोक कथाओं और संगीत के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारा गया। उदारवाद यानी मध्यम वर्ग के उदय और उदारवादी विचारों ने राष्ट्रीय एकीकरण की मांग को बल दिया। आर्थिक कारक यानी जोलवेराइन जैसे शुल्क संघों ने आर्थिक हितों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है ना वो अपना इंग्लिश में आंसर ये नोट डाउन कर लेंगे। देखना अगला प्रश्न अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां प्रश्न की महानदी के कारणों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ कॉज ऑफ द ग्रेट यहाँ पे डिप्रेशन। ठीक है, देखिए इसका आंसर अपन लिखते हैं यहाँ पे कि कृषि में अति उत्पादन, युद्ध के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें गिर गई। किसानों ने आय बढ़ाने के लिए उत्पादन और बढ़ा दिया, जिससे कीमतें और गिर गई। अमेरिकी ऋणों में कमी, अमेरिका ने यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया, जिससे उन देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। शेयर बाजार में गिरावट यानी 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार क्रैश हो गया, जिससे लोगों में पैनिक फैल गया। और व्यापार अवरोध यानी देशों ने अपने उद्योग को बचाने के लिए आयात कर बढ़ा दिए, जिससे विश्व व्यापार क्या हो गया, टफ हो गया। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स है ना वो अपना इंग्लिश में आंसर नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। बाकी देखो अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसका अथवा का भी देखते हैं। ठीक है, इसका अथवा में क्या दे रखा है भैया कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए हिटलर पर और विश्व बैंक पर। ठीक है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग हिटलर एंड वर्ल्ड बैंक। तो देखिएगा दोनों पे लिखते हैं अपन यहाँ पे। तो हिटलर के बारे में तो क्या लिखोगे कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था और नाजी पार्टी का नेता था। वह अत्यंत उग्र राष्ट्रवादी था और उसने जर्मनी को शक्तिशाली बनाने के लिए लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया था। उसकी विस्तारवादी नीतियां और यहूदियों के प्रति घृणा द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण बनी थी। विश्व बैंक लिखे कि इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध से तबाह हुए देशों के पुनर्निर्माण और विकासशील देशों में विकास कार्यों, सड़क, बिजली आदि के लिए ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे हिटलर के बारे में और वर्ल्ड बैंक के बारे में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। बाकी नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है
45वां प्रश्न कि वैश्वीकरण व उदारीकरण ने आम लोगों को किस प्रकार प्रभावित किया, ठीक है, यानी कि हाउ डिड ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन अफेक्टेड द कॉमन पीपुल। तो देखिएगा इसका आंसर कैसे करोगे, तो इसका आंसर ये लिखो यहाँ पे कि सकारात्मक प्रभाव, यानी कि उपभोक्ताओं के पास जो है अब वस्तुओं के अधिक विकल्प यानी गुणवत्ता बढ़ी और कीमतें कम हुई, रोजगार के नए अवसर जैसे आईटी सेक्टर में पैदा हुए। और नकारात्मक प्रभाव क्या हुए उसके कि छोटे उत्पादक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए और बर्बाद हो गए, श्रमिकों की नौकरियां असुरक्षित हो गई, हायर एंड फायर नीति अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी थी। और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में आंसर देखेंगे। इसका अथवा भी देखते हैं, अथवा में क्या प्रश्न था, तो अथवा में है कि न्याय संगत वैश्वीकरण के हेतु सुझाव दीजिए। तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर ये लिखना, ठीक है, यहाँ से नोट करना कि श्रमिक कानून, पहला तो लिखोगे श्रमिक कानून, कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिक कानूनों का कड़ाई से पालन हो और मजदूरों को उनके अधिकार मिले। छोटे उत्पादकों का समर्थन, यानी सरकार को छोटे उद्योगों को तब तक मदद करनी चाहिए जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लायक न हो जाए। व्यापार अवरोध, यानी यदि आवश्यक हो तो सरकार अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा रोकने के लिए व्यापार और निवेश अवरोधों का उपयोग करे। अंतर्राष्ट्रीय मंच, यानी विकासशील देशों को मिलकर WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में अमीर देशों के वर्चस्व का विरोध करें, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में आंसर नोट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, देखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 46वां प्रश्न, निम्न को भारत के मानचित्र पर अंकित करो। देखो मैंने टोटल 45 क्वेश्चनों के आंसर आपको बता दिए, 46वां प्रश्न आपको स्वयं को करना है, कुछ नहीं है 46वें प्रश्न में। भारत को मानचित्र, निम्न को भारत के मानचित्र पर अंकित करना है, बेल्लारी, कुंद्रमुख, ठीक है, दुर्ग, मयूरभंज, बैलाडीला, ठीक है, या फिर इसके अथवा में कर सकते हो रानीगंज, झरिया, बोकारो, तालचेर, नेवेली, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, आपकी बुक में देखो इंडिया का मैप होगा, बिल्कुल है भैया, तो उसमें जो है ना इनको कर लेना। जैसे ये बेल्लारी कर्नाटक क्या है, ये लोयस्क खदान है, ये सारी क्या है लोहअयस्क खदान, और जो नीचे आपको दी गई है ये कोयला क्षेत्र है। तो आप लोग जो है ना मैप निकालना है, इंडिया का मैप, उसमें दे रखा है किधर कोयला क्षेत्र है, किधर लोहे खदान है, तो उसमें जो है ना आप लोग स्टेशनरी से एक मैप भी खरीद सकते हो, ठीक है। बाकी एग्जाम में तो आपको दिया ही जाता है मैप, तो उसमें जो है ना आपको ये देख लेना है ये पॉइंट्स कि कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट है। बाकी ये प्रश्न आप स्वयं कर सकते हो। बाकी मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत से यार आपका ये सॉल्यूशन तैयार किया गया था, ठीक है, हर एक प्रश्न को टाइप किया जाता है, तो इस मेहनत के लिए यार आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बाकी देखो सब्सक्राइब करने का कोई टैक्स नहीं लगता, मैंने पहले भी कहा था, ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगता। और जो यूट्यूब पे जो भी वीडियो बनाता है ना, चाहे वो कैसा भी क्रिएटर हो, ठीक है, चाहे वो टीचिंग की बनाता हो, चाहे वो अदर कोई व्लॉगिंग करता हो, कुछ भी करता हो, ठीक है, तो उसका बस एक ही मोटिव होता है कि यार उसकी जो भी ऑडियंस देख रही है वीडियो वो सब्सक्राइब जरूर करे चैनल को, ठीक है, कहने का मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी हमने आपके लिए जो भी वीडियो था वो बना दिया। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए अब सॉल्यूशन की, इसी तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी हिंदी विषय की वीडियो जो है ना वो मैंने अपलोड कर दी है चैनल पर, अगर हिंदी विषय की वीडियो आपने नहीं देखी तो वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और जो मैथ की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। बाकी पहले कौन से सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता देना है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसकी अगर PDF की बात करें तो PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप चैनल का दिया गया है, ठीक है, या फिर अपने एप्लीकेशन जो Y2 पॉइंट एप्लीकेशन है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाओगे। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशम जोश के साथ, तब तक सभी पेरेंट्स स्टूडेंटों को बाय देने में टेक केयर।